Hello everyone, a very warm welcome to this session. Anybody who is connected to the UPSC ecosystem knows this very well that कल यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट आया है। आज के बाद से 2026 में जो स्टूडेंट्स अपीयर होने वाले हैं उनकी जर्नी अब स्टार्ट होगी सीरियस नोट पे। लेकिन उससे पहले आई वांट टू टॉक टू स्टूडेंट्स जिनका 2025 लास्ट अटेम्प्ट था। यू आर नॉट अ मोनेटाइजेबल एसेट फॉर द कोचिंग इंडस्ट्री नाउ। The thing is that first attempters ये जिनके अटेम्प्ट्स बचे होते हैं, they are good for business. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए वही टारगेट होते हैं एंड एवरीबडी टॉक्स अबाउट देम। क्लास में भी अगर फैकल्टी एंटर करते हैं तो यही पूछते हैं किनके फर्स्ट अटेम्प्ट्स हैं, किनका लास्ट अटेम्प्ट है, ये बहुत कम लोग पूछते हैं। एंड आई थिंक जिनका लास्ट अटेम्प्ट होता है उनके बारे में ही बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जब हम तैयारी कर रहे होते हैं वी हार्डली एक्वायर एनी स्किल, और बहुत मेहनत करने के बाद भी यू डोंट गेट द रिजल्ट्स एंड दैट इज रियली हार्ट रेंचिंग। एवरीबडी सेज दैट यूपीएससी की तैयारी कीजिए एंड यू विल बी अ गुड पर्सन। आई डोंट नो अबाउट बीइंग गुड पर्सन, बट आई बिकेम द फेलियर। I tried and I am trying right now to learn new things. हमारे साथ क्या होता है, जिस समय हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं we hardly try to learn any other skill. करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एनवायरमेंट, इन सभी सब्जेक्ट्स को कवर करते करते हमारा पूरा दिन चला जाता है और कैसे ये दिन सालों में बदल जाते हैं पता नहीं चलता है। My first advice, which I want you to believe in and strongly believe in, that do not question yourself. Do not question your potential because you are not a failure. आपके पास पोटेंशियल था, आप में स्ट्रेंथ था, तभी आपने ये जर्नी स्टार्ट की थी। आप हर दिन कुछ नया सीख रहे थे। यू हैव द ग्रेटेस्ट पावर टू अंडरस्टैंड, टू लर्न एनीथिंग। So why questioning right now? Nobody has won in life by tearing themselves down. अगर आप अपने आप को ही तोड़ लेंगे, how you will win in life? And the most painful thing is that आपको पता है आपके आसपास जो दोस्त हैं, आपके परिवार के लोग हैं, they love you, they care for you, but you cannot make them understand what you're feeling right now. And that is fine because that was your journey. इस जर्नी को जितना अच्छे तरीके से आप जान रहे हैं कोई नहीं समझ सकता है। एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम इट। व्हेन आई फेल्ड इन माय लास्ट अटेम्प्ट, आई हैड नो आइडिया प्राइवेट सेक्टर किस तरह से काम करता है, कौन कौन से स्किल्स की जरूरत होती है। मुझे बस इतना पता था कि मुझे सीखना आता है, कोई मुझे बता दो क्या सीखना है, आई विल लर्न इट एंड आई विल डू इट। बट इट डिडंट हैपन सो क्विक, इट टुक टाइम। And that is what you should understand. It will take time. The journey ahead is not going to be easy. You will have to learn few new things, which is life. जिंदगी में और क्या है, हम सभी कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं और बस वही करना है हमें। अभी आपका ये अटेम्प्ट खत्म हुआ है, you prepare yourself to learn some new skills. First of all, start doing some physical activity because that will give you confidence. Join a gym or do yoga, anything, whatever you like, do it. And then give yourself time. जो आपको पसंद था, try to do it. समय लगेगा, it will take time, but you will know कि आगे आपको क्या करना है। अगर आपके दोस्तों का चुनाव सही रहा है, then they will really help you. They will guide you कि आगे आपको क्या करना चाहिए। Because they have spent their life in that field. जैसे आपने यूपीएससी की जर्नी में अपना सब कुछ दे दिया है, आपके दोस्तों ने अपने फील्ड में अच्छा किया है, आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट रहा है उस फील्ड में आपके दोस्त नहीं है तो नए दोस्त बनाइए। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गेट इन टच विथ मी, आई विल गिव यू माई नंबर एंड वी कैन टॉक इट आउट। Now I will talk to the students who are going to appear in 2026. यूपीएससी के डिमांड को समझने के लिए हमारे पास सिर्फ दो जरिया है, एक उनके द्वारा दिए गए सिलेबस और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मार्केट में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की किताबों को तलाशेंगे तो आपको किताबें मिल जाएंगी, लेकिन उसमें जो एक्सप्लेनेशन होता है वो काफी छोटा होता है, काफी ब्रीफ तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जाता है और उसके आंसर की भी अवेलेबल होते हैं।
बट आई फील द नीड कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो क्यों ना उसके लिए एक फुल फ्लेज्ड एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट हो। आप उसको नोट्स बोल सकते हैं, आप उसको बुक बोल सकते हैं। आई वॉन्टेड टू क्रिएट समथिंग लाइक दैट, और इस साल से मैंने स्टार्ट किया है। 2025 का जो एग्जाम हुआ था उसका एक डॉक्यूमेंट मैंने तैयार किया है, और इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बता देता हूं। फिर आई विल गिव यू द लिंक टू डाउनलोड इट। सो आई प्रिपेयर्ड दिस डॉक्यूमेंट बाय पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट इनटू इट, एंड जो भी अभी तक आंसर कीज अवेलेबल हैं उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। सो दिस आंसर की इज एरर फ्री, आई कैन से। कॉन्सेप्चुअली बहुत क्रॉस चेक करने के बाद इस आंसर की को मैंने प्रिपेयर किया है। आगे बढ़ते हैं, और यहां पे आप देख सकते हैं किस तरह से सबको डिवाइड किया गया है सेक्शन वाइज, कहां से कितने क्वेश्चंस आए हैं। जैसे करंट अफेयर में आप देख सकते हैं टोटल 20 क्वेश्चंस आए हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस 16 थे, और 4 टर्मिनोलॉजी या फिर फैक्चुअल क्वेश्चंस थे करंट अफेयर से। उसी तरह हर सेक्शन में किस टाइप के कितने क्वेश्चंस थे इस टेबल में मैंने बनाया हुआ है। एक नए टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला विच इज मैच द फॉलोइंग, लेकिन ये कोई नया टाइप का क्वेश्चन नहीं है। 10 साल पहले के अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको वहां पे इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 2 तरह के और क्वेश्चंस हैं, एसोसिएशन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस या फिर पिक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चंस। जैसे मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें पहले के टाइम पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे पीवाई क्विज में अगर आप देखेंगे तो वहां पे इमेजेस दिए होते थे और उससे आइडेंटिफाई। तो ये अभी 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो री इंट्रोड्यूस नहीं किए गए हैं, बट मैच द फॉलोइंग इज द वन विच इज नाउ री इंट्रोड्यूस्ड इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। और यहां से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं। जनरल अवेयरनेस में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जनरल अवेयरनेस के बारे में बहुत कम बातें होती हैं। जनरल अवेयरनेस में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये दिखाना चाहता हूं। जैसे गांधी पीस प्राइज के बारे में क्वेश्चंस आया था, या फिर ईयर्स जो इंटरनेशनल ईयर्स डिफाइन किए जाते हैं इनके बारे में क्वेश्चंस आया था। तो दीज आर नॉट रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट, दीज आर द क्वेश्चंस जो जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस के बारे में, क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के बारे में मैंने बताया कि मार्केट में जो अवेलेबल है वो बहुत छोटे एक्सप्लेनेशन के साथ बुक्स अवेलेबल हैं। इस डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या मिलेगा बेनिफिट, जैसे ये 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में सवाल है। तो सबसे पहले अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को डिफाइन किया गया है। उसके बाद जो 4 ऑप्शंस दिए हुए थे उसके बारे में प्रॉपर लॉजिक के साथ बताया गया है क्या सही है, और अगर सही नहीं है, गलत है, तो क्यों गलत है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को अब देखिए, ये पॉलिटिकल साइंस का मैच दी फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है जो अभी नया नया इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें भी आप इसके एक्सप्लेनेशंस को देखिए, कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है, और गलत है तो वो क्यों गलत है, इसके बारे में भी इसमें मेंशन किया गया है। कुछ क्वेश्चंस में पिक्चर्स को यूज किया गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, द फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय अ म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल was set up in 1901 by विष्णु दिगंबर पालुस्कर। इनके बारे में सवाल है। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है हिस्ट्री का, बट दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर एग्जामिनेशंस। तो फिर इसके एक्सप्लेनेशन में विष्णु दिगंबर के बारे में कुछ ब्रीफ आपको इंफॉर्मेशन दे दिए गए हैं। उनका टाइम पीरियड क्या था, उनके कंट्रीब्यूशन क्या थे, जैसे रघुपति राघव राजाराम या फिर वंदे मातरम को बनाने में इनका कंट्रीब्यूशन था। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ नजर डालते हैं। नेटो के बारे में पूछा गया है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स कौन कौन से हैं बताना है आपको। तो इसके एक्सप्लेनेशन में मैंने ये बताया टेबुलर फॉर्म में कौन कौन से मेंबर हैं और कौन नहीं हैं, और उनका स्टेटस क्या है ये भी साथ में मेंशन किया गया है। कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी साथ में अटैच कर दिया है मैंने, जिसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं, न्यूएस्ट मेंबर कौन सा है, कौन कौन से एस्पिरेंट्स हैं जो भी बनना चाहते हैं नाटो मेंबर्स। उसके बाद साथ में ये एक टेबल है जिसमें जब नाटो का गठन हुआ था तब से लेकर आज तक जितने भी मेंबर्स बने हैं उनके नाम, उनका कौन सा ईयर था,
और जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उस वक्त कौन सा इवेंट चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेट ए का है। इसमें सवाल पूछा गया था कौन सी वाटर बॉडी से इक्वेटर पास करता है। एक्सप्लेनेशन में उनके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ ये बता दिया गया है। जो नॉर्मल किताब आपको मार्केट में मिलेगा उसमें इतना एक्सप्लेनेशन होगा, लेकिन इससे बढ़ के आगे मैंने क्या प्रोवाइड किया है। इक्वेटर कौन कौन से मेजर वाटर बॉडीज से पास करता है और कौन कौन से माउंटेन से पास करता है, उसका लिस्ट मैंने आपको यहां प्रोवाइड किया है। क्वेश्चन नंबर 41 टॉक्स अबाउट द अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स। कन्वेंशनल मोड ऑफ व्हीकल्स जो फोसाइल फ्यूल्स पे चलते थे, अब उसके कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं उसके बारे में ये सवाल था। तो आंसर के साथ आपको डेफिनेशन अल्टरनेटिव पावर ट्रेन्स किसको कहते हैं, उसके बाद जो ऑप्शंस दिए गए थे सवालों में उसके बारे में डिटेल्स आपको मिल रहे हैं। फिर ये अल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में को एक्सेप्ट करने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने हैं उसके बारे में लिखा है। गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसी रही है इसको बढ़ावा देने में, इसको मोटिवेट करने में, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन यहां मिलेंगे। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस, अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशन। अनमैन्ड एरियल व्हीकल के बारे में भी सवाल था, यहां पे भी पिक्टोरियल फॉर्म में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 52 में टेबल फॉर्म में आपको कुछ इंफॉर्मेशन बताने थे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा के बारे में, उसके एक्सप्लेनेशन तो अवेलेबल हैं ही। इसमें ऑप्शन 3 में जो त्रिपुरा के साथ पूछा गया था सवाल, पार्ट सी स्टेट के बारे में पूछा गया था। सो इससे भी एक स्टेप आगे बढ़ के जब 1950 में स्टेट्स को ग्रुप करके अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए थे, पार्ट ए बी सी डी, तो उस वक्त क्या क्या चीजें कंसिडर की गई थी, कौन कौन से स्टेट्स को या टेरिटरीज को किस कैटेगरी में रखा गया था और उसको रखने के पीछे लॉजिक क्या था, वो सारे चीजें आपको इस टेबल में मिल जाएंगी। इन डॉक्यूमेंट्स को बनाने के बाद मैंने जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के आंसर की से अपना आंसर की मैच किया तो कुछ मिसमैच मिला, और फिर जब मैंने उनके एक्सप्लेनेशंस को देखा तो वहां पे भी कुछ गलतियां मिली। सो दिस क्वेश्चन 32 टॉक्स अबाउट COP 28। अब इसमें गलती ये थी दैट बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने स्टेटमेंट 3 को सही मान लिया है, दैट इफ इंडियाज हेल्थ सेक्टर इज डीकार्बोनाइज द रेजिलियंस ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम में बी कॉम्प्रोमाइज्ड। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप डीकार्बोनाइज करेंगे तो जो न्यू टेक्नोलॉजी है जैसे सोलर पावर या फिर जो ग्रीनर सप्लाई चेन है एनर्जी का, उसको जब अडॉप्ट करेंगे तो बहुत सारा एनर्जी एफिशिएंसी होगा और इससे हेल्थ सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा। अनदर एग्जांपल इज क्वेश्चन नंबर 64 जिसमें वेट बल्ब टेम्परेचर विच इज 35 डिग्री, इसके बारे में सवाल पूछा गया था। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें इसको कोट किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो स्टेटमेंट 1 इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम और कंफ्यूजन अमंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, और इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहां पे अवेलेबल करा दिया है, जिसमें जो वेट बल्ब टेम्परेचर है ये ग्लोबल वार्मिंग से अलग कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब सिर्फ इतना था कि ऑर्गेनिजम्स और मैमल्स के ऊपर वेट बल्ब टेम्परेचर यानी इफ द टेम्परेचर विल राइज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस तो उसका असर ऑर्गेनिजम्स पे क्या पड़ेगा। ये स्टेटमेंट 1 इज द जनरल स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एंड इट इज नॉट रिलेटेड टू वेट बल्ब टेम्परेचर कॉन्सेप्ट। ठीक है। अनदर एग्जांपल इज क्वेश्चन नंबर 76। इसमें न्यूजीलैंड को लेकर कंफ्यूजन है। न्यूजीलैंड के बारे में भी जो टाइम जोन डिवाइडेड है उसका प्रॉपर डिटेल मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है, आप यहां से देख सकते हैं। साइंस एंड टेक से क्वेश्चन नंबर 83 में सवाल पूछा गया था अबाउट माइक्रोग्रेविटी रिसर्च। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने स्पैडेक्स को भी एग्जाम्पल माना है विच सपोर्ट माइक्रोग्रेविटी रिसर्च, लेकिन स्पैडेक्स एक डेमोन्स्ट्रेशन था टेक्नोलॉजी का जिसका इस्तेमाल फ्यूचर में स्पेस स्टेशन को बनाने में किया जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 96 को अगर आप देखेंगे, इसमें कंफ्यूजन है ऑप्शन 3 को लेकर। इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट जनरल असेंबली के द्वारा 2021 को भी घोषित किया गया था, बट द न्यू अपडेट इज 2025 को भी इंटरनेशनल ईयर ऑफ
पीस कहा जाता है. सो दिस वाज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट व्हिच आई हैव क्रिएटेड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन यूपीएससी इन फ्यूचर एग्जामिनेशंस. एंड आप इस डॉक्यूमेंट को टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच.